वेलकम बैक बेटा। तो हम लास्ट क्लास में जॉन्डिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो जॉन्डिस में हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी। वन वाज प्री हेपेटिक जॉन्डिस, अदर वन वाज हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और तीसरा था पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में डिस्कस किया है। ओके, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन हो सकता है? आपको क्या लगता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है? उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट इसके जो पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम है, जिजिनम है, इलियम है, उनके साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है? उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है? बेटा पीपीटी अभी शो हो जाती है, अपलोड हो रही है। जैसे अपलोड हो जाती है तो शो हो जाएगी, नथिंग टू वरी। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या फंक्शन कर सकती है? ओके, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, एग्जैक्टली, वेरी गुड। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन करवा रही होती है। लाइक इंटेस्टिनल अगर जूस जो हो रहे होते हैं ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट हो रहे होते हैं, और इनकी स्टिमुलेशन जो है ये इनकी जो सिक्रीशंस है उनको ट्रिगर कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली हो रही होती है। इसके अलावा अब डाइजेशन की अगर आप बात करें, क्योंकि पहले आप कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये मेनली इनके फंक्शंस के अंदर चीज़ें आती हैं। ओके, इसके अलावा और क्या क्या फंक्शंस हो सकती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? इसके अलावा इन्फेक्शंस अगर कोई हो जाता है या कोई माइक्रोब्स आ जाते हैं तो ये HCl जो होता है, जो स्टमक से सिक्रीट हो रहा होता है, एक तो वो जब वहाँ पे स्टिकाइन की फॉर्म में पहुँचता है तो उस माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा वहाँ पे सॉलिटरी लैम्फ नोड्स पड़े होते हैं, लैम्फ फॉलिकल्स पड़े होते हैं। तो ये जो सॉलिटरी लैम्फ नोड्स होते हैं, ये लैम्फ फॉलिकल्स होते हैं, ये भी माइक्रोब्स को किल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिक्रीशंस सीसीके की और कोलिसिस्टोकाइनिन, जिस तरह आप बता रहे थे कि हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसकी सिक्रीशंस को सिक्रीट कर रहे होते हैं, लाइक कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रीटन। ये इंटेस्टिनल जो वॉल्व्स होती हैं वहाँ से सिक्रीट आउट हो रहे होते हैं। कि केमिकल डाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन करवा रही होती है। केमिकल डाइजेशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, मेटाबॉलिज्म है। इसके अलावा और क्या करवाती है? अब्जॉर्प्शन। अब जितनी भी अब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई पड़े होते हैं, विला सिंगुलर है, यहाँ से ये सारी अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। इसके अलावा सर्टेन इंजाइम्स पहले हमने बात की है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा होता है। विटामिन बी की या विटामिन B12 की टर्मिनल इलियम से अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अगर विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होएगी तो उसके रिजल्ट में विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया होना शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर HCl ज़्यादा सेक्रेट हो रहा होता है और म्यूकस सेक्रेट नहीं होता, तो ये जो HCl है ये क्या करता है कि जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है उनकी एरोजन काज करवा देता है, उनकी डिस्ट्रक्शन काज करवा देता है। जब डिस्ट्रक्शन होएगी या एरोजन होएगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि उस जगह की अल्सरेशन होना शुरू हो जाएगी। ओके, इसके अलावा और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या काम कर सकती है? लाइक अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर सकती है, कि न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं वो ऑब्जर्व हो रहे होते हैं। अब केमिकल अगर हम डाइजेशन की बात करें तो जो केमिकल डाइजेशन है कैसे होती है, अब जो काइम आ रहा होता है स्टमक से, जैसे इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर आता है थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। वो जंक्शंस जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान एग्जिस्ट करता है, ये जो वॉल्व एग्जिस्ट करता है उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान जो स्फिंक्टर्स होता है, ये जो वाल्व्स होता है उसको इल्यूसिकल वाल्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये हर जगह पे वाल्व्स पड़े होते हैं जो कि बैक फ्लो को या बैकवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द कंटेंट को इनहिबिट कर रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिनके अंदर ड्यूटीनम होता है, च्यूजिनम होता है और इलियम होता है। और सबसे जो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो इलियम से हो रही होती है। बाकी लोग क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहे? ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन अराउंड अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर इन द स्टोमक एंड जॉइंस लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये इलियोसिकल वॉल्व भी इसे कहा जाता है। इसके फंक्शन के बारे में, हम स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये कहा था, ओके, हमने ये कहा था कि ये एक तो टेम्परेरी स्टोरेज के तौर पे भी काम कर रही होती है। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है वो जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो मोटेलिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर रही होती है, और जो सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है वो इंटेस्टिनल जो जूसेस होते हैं उनकी सेक्रेशन को डिक्रीज़ कर रही होती है। अगर हम केमिकल डाइजेशन की, जैसे हमने बात की है पहले कि ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवा रही होती है, प्रोटीन और फैट की डाइजेशन करवा रही होती है, होती कहाँ पे है? इंटेरोसाइट्स ऑफ द विलाई हो रही होती है। ओके बेटा, हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात की है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटन के अब्जॉर्प्शन की है। अगर हम केमिकल डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो वो काइम जो कि पास आउट हो रहा होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक, तो ये पेंक्रियाटिक जूसेस के साथ मिक्स होता है, बाइल और इंटेस्टिनल जूसेस के साथ मिक्स होता है,
और एट द एंड ये इंटेरोसाइट्स ऑफ द विलाई के साथ जैसे ही कंटेक्ट में आता है तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और जो फैट्स होते हैं उनको फैटी एसिड और ग्लाइसोल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये सारे जो फंक्शंस हो रहे होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहे होते हैं, राइट। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी स्टमक से स्टार्ट होती है, पाइलोरिक सफिंटर से। स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उनके दरमियान जो सफिंटर होता है दैट इज़ पाइलोरिक सफिंटर। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की डायमीटर की बात करें तो ये राउंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है, और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 5 मीटर्स लॉन्ग होती है। उसके बाद इसने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होना होता है, जहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं। वहाँ पे एक वाल्व पड़ा होता है, ये सफिंटर पड़ा होता है, जिसे इलियोसिकल वाल्व या इलियोसिकल सफिंटर्स कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर ड्यूटीनम होता है, इसका फर्स्ट पार्ट होता है। ड्यूटीनम की अगर हम बात करें तो इसने ना जो पेंक्रियाज है उसके बाहर एक कर्व बनाया होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसके अंदर जो सेक्रीशंस फ्रॉम द गॉल ब्लेडर और पेंक्रियाज होती हैं वो हेपेटो पेंक्रियाटिक इम्प्यूला के अंदर कलेक्ट हो रही होती हैं। अगेन ड्यूटीनम के अंदर जो सेक्रीशन ड्रेन हो रही होती हैं वो हेपेटो पेंक्रियाटिक इम्प्यूलस में आ रही होती हैं, और हेपेटो पेंक्रियाटिक इम्प्यूलस में सेक्रीशन कहाँ से आ रही होती हैं, गाल ब्लेडर से आ रही होती हैं और पेंक्रियाज से आ रही होती हैं, और लीवर से जो है बाइल आ रहा होता है। ओके, ड्यूटीनम के अंदर इंटर होती है एट दी ड्यूडिनल पेपला के ऊपर, 25 सेंटीमीटर बेटा लॉन्ग होती है डेफिनेटली, यस, ठीक है। ड्यूडिनल पेपला के ऊपर इंटर होती है, और ड्यूडिनल पेपला जो है इसके बाहर एक सफिंटर्स पड़ा होता है, एक रिंग पड़ा होता है जिसने इनकी सेक्रीशंस को होल्ड करके रखना होता है या गार्ड कर रहा होता है। उस सफिंटर्स को हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर कहा जाता है। अब ये जो हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर्स है ये बेसिकली स्मूथ मसल के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। ये हेपेटोपेंक्रियाटिक ये सफिंटर ऑफ ओडाई भी से कहा जाता है। दैट वाज अबाउट। बेटा आवाज़ बाकी लोगों को तो आ रही होगी, आप अपनी इसको पेज को रिफ्रेश करके देख लें। बेटा नेटवर्क मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ऑडियो वीडियो पास क्यों हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आवाज़ आ रही है? ओके बेटा, जिनको क्लियर आ रही है, बाकी जिनको आवाज़ नहीं आ रही तो उनका बेटा नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो हमने पहले जो डिस्कस किया दैट वाज अबाउट ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम के बारे में आपको ये बताया है कि जो ड्यूडिनल पेपला होता है दैट इज़ गॉर्डेड बाय ए रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, और वो जो स्मूथ मसल का रिंग होता है वो बेसिकली एक सफिंटर होता है, जिसको सफिंटर ऑफ ओडाई कहा जाता है या हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर कहा जाता है। अब ये जो हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर के अंदर जो सेक्रेशन आ रही होती हैं ये पेंक्रियाज से आ रही होती हैं, गॉल ब्लेडर से आ रही होती हैं और लीवर से आ रही होती हैं। ओके वेल, दूसरा जो पार्ट्स होता है उसका जुजिनम होता है। जुजिनम की अगर हम बात करें इसकी लेंथ की तो ये राउंड अबाउट 2 मीटर लॉन्ग होती है, ये 2.5 मीटर्स तक इसका डायमीटर्स होता है। ओके बेटा, ठीक है। तो ये जो जूजिनम होता है, जूजिनम मिडल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और अगर हम इलियम की बात करें तो इलियम के साथ एक वाल्व पड़ा होता है, उस वाल्व को कहा जाता है इलियोसिकल वाल्व। अब इलियोसिकल वाल्व ने वो मटेरियल कंट्रोल करना होता है जो इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा होता है, ये सीकम की तरफ जा रहा होता है, और जो सीकम होता है दैट इज़ ए फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो इलियोसिकल सॉरी इलियोसिकल वाल्व होता है ना, इसने बैक फ्लो को प्रिवेंट करना होता है, ये बैक फ्लो को इनहिबिट कर रहा होता है कि वो कंटेंट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन या सीकम का पार्ट हिस्सा बन रहे हैं वो वापस इलियम के अंदर वापस ना जाएं। तो इसलिए वहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको इलियोसिकल वाल्व कहा जाता है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इलियम
और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनके दरमियान जो वाल्व होता है उसको इल्यूसिकल वाल्व कहा जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान वाल्व एग्जिस्ट करता है उसको इल्यूसिकल वाल्व या इल्यूसिकल सफिंटर भी कहा जाता है। अब मेनली 3 तरह के सफिंटर इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कार्डिक सफिंटर होता है। अब जो कार्डिक सफिंटर है ये एसोफेगस और स्टमक के दरमियान होता है। दूसरा पाइलोरिक सफिंटर है। पाइलोरिक सफिंटर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है। और तीसरा सफिंटर जिसको इलियोसिकल सफिंटर कहा जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इलियम और सीकम के दरमियान जो वाल्व है ये जो सफिंटर है उसको इलियोसिकल वाल्व या इलियोसिकल सफिंटर कहा जाता है। अब ये इन तीनों सफिंटर का काम ये होता है कि इन्होंने बैक फ्लो को प्रिवेंट करना होता है, राइट। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। लाइक मेकोज़ा होता है, पेरिटोनियम होती है, और जो मेकोज़ा होता है उसके अंदर सर्कुलर फोल्ड्स पड़े होते हैं, और वो जो सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं बेसिकली वो विलाई और माइक्रोविलाई होती हैं। इसके अलावा जो सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं वो बेसिकली रूगी होती हैं। जिस तरह स्टमक के अंदर हमने कहा था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और उनके अंदर म्यूकस सेक्रीट हो रहा होता है और वो म्यूकस उनको कोलैप्स होने से बचा रहा होता है। इसी तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो उसका मेकोज़ा है उसके अंदर जो सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं वो भी रूगी बना रहे होते हैं। अब ये रोगी क्या करते हैं बेसिकली, ये जैसे ही काइम स्टमक से आ रहा होता है तो इसने क्या करना होता है, इसने रोगी ने थ्रू मूवमेंट उसके साथ गैस्ट्रिक जूसेस को, उसके साथ इंटेस्टाइनल जूसेस को मिक्स करना होता है। और उसके बाद इसके अंदर विलाई पड़े होते हैं। विलाई बेसिकली क्या होती है कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है आप म्यूकोजल लेयर की। इसके अगर हम लेंथ की बात करें तो ये अराउंड अबाउट 1 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इनकी जो कवरिंग होती है, इनकी कवरिंग एपिथेलियल सेल की बनी होती है। या एपिथेलियल सेल को इंटेरोसाइट्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर गोबलेट सेल्स पड़े होते हैं। गोबलेट सेल्स ने क्या करना होता है, म्यूकस को सिक्रीट करना होता है बिटवीन द इंटेरोसाइट्स, ताकि वो जो इंटेरोसाइट्स हैं वो कोलैप्स होने से बच जाएं। और दूसरा इंटेरोसाइट्स के ऊपर जो एसिड है, जो कि काइम एसिड आ रहा होता है, ये एसिड काइम आ रहा होता है, वो वहाँ पे इंटेरोसाइट्स की अरोयन काज ना कर दे या अल्सरेशन ना काज कर दे, इसलिए म्यूकस सिक्रीट हो रहा होता है। इसके साथ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सेंट्रल लेंफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पे जो लेंफ कैपिलरीज होती हैं उनको लेक्टियल्स कहा जाता है। ये पहले भी एक दिन मैंने आप लोगों से पूछा था कि लेक्टियल्स क्या होती हैं। तो लेक्टियल्स जो होते हैं ये स्मॉल कहा जाता है, और मेनली ये क्या कर रही होती हैं,
ओके बेटा, ये पता नहीं क्या एरर आ रहा है आज। सबसे आज हमारा लेक्चर ये पता नहीं क्या हो ही जा रहा है। ओके बेटा, अब आवाज़ आ रही है अब सही? ओके, हम बात कर रहे थे लैक्टियल्स की। मैं आपको ये बता रहा था कि जो लैक्टियल्स होते हैं बेसिकली ये लेम्फ कैपिलरीज होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पड़ी होती हैं और उनको लैक्टियल्स कहा जाता है। और इनका काम ये होता है क्योंकि जो फैट्स आपने डाइट में ली होती है उसको इन्होंने अब्ज़ॉर्ब करना होता है। अब्ज़ॉर्ब करने के बाद ये लैम्फ को एक मिल्की अपीयरेंस देते हैं जिसे काइम भी कहा जाता है। इसके अलावा इंटेस्टिनल ग्लैंड्स पड़े होते हैं और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बेसिकली ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि विलाई की सरफेस के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके बाद जो एपिथीलियम होती है उसकी शेडिंग हो रही होती है, रिप्लेस्ड हो रही होती है 3 to 5 डेज के बाद। और हर टाइम एपिथीलियम के सेल जो होते हैं ये शेड होते रहते हैं और न्यू एपिथीलियल सेल्स बनते रहते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि जो लेम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पे न्यूमरस लेम्फ नोड्स पड़े होते हैं मेकोजा के अंदर। और इन लेम्फ नोड्स को सॉल्टरी लेम्फेटिक फॉलिकल्स भी कहा जाता है। दे एक्ट लाइक अ आर्मी सोल्जर्स, इसलिए इनको सॉल्टरी लेम्फेटिक फॉलिकल्स भी कहा जाता है। और ये मैक्सिमम इनका जो अमाउंट होता है 20 से लेके 50 लार्ज लेम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये इनको एग्रीगेटेड लेम्फेटिक फॉलिकल्स भी कहा जाता है या पेयर पैचेस भी कहा जाता है। तो जब हम लेम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे पेयर पैचेस प्रेजेंट होती हैं। अब ये बेसिकली पेयर पैचेस क्या होती हैं? दीज आर लिम्फेटिक टिश्यू होती हैं और इनके अंदर डिफेंसिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन्होंने क्या करना होता है कि कोई भी अगर एंटीजन आता है तो उसको इंजेस्ट करना होता है या न्यूट्रलाइज करना होता है। अगेन बेटा बता देता हूँ कि न्यूमरस लेम्फ नोड पड़े होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। और इनके अंदर जो स्मॉलर लेम्फ नोड्स होते हैं उनको सोलिटरी सोलिटरी लेम्फेटिक फोलिकल्स कहा जाता है। ओके, अब इनके अंदर मैक्सिमम जो लेम्फ नोड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये 20 से लेके 50 तक लार्ज लेम्फ नोड प्रेजेंट होती हैं। और एट द एंड ऑफ द इलियम, तो इसलिए इनको एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स भी कहा जाता है या पेयर पैचेस भी कहा जाता है। और ये बेसिकली पेयर पैचेस होती क्या हैं? ओके, पेयर पैचेस होती क्या हैं बेसिकली कि ये लिम्फेटिक टिश्यू होती हैं और ये डिफेंसिव सेल के साथ पैक हुए पड़े होती हैं। जैसे ही कोई एंटीजन आता है तो उन्होंने उस एंटीजन को किल करना होता है और एंटीजन को किल करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज भी कर देती हैं।
बेटा अब क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं आज, पता नहीं हमारी बैड लक है या गुड लक है आप लोगों की कि रिपीटेडली या तो आवाज़ का मसला आना शुरू हो जाता है या रिकनेक्ट होने का इशू आ जाता है या आवाज़ कटने लग जाती है। और आज फर्स्ट टाइम ही ऐसा हमारे लेक्चर्स के दौरान हो रहा है, एज सच पहले कभी भी नहीं हुआ। एनी हाउ, हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसमें इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया है। एग्जैक्टली बेटा, गुड लक है ये बैड लक है ये डिसाइड क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। और एपिथीलियम के बारे में हमने डिस्कस किया है कि एपिथीलियम में ये होता है कि ये हर 3 to 5 डेज़ के दौरान जो एपिथीलियम है वो शेड होती रहती है। बेटा छुट्टी तो नहीं दे सकते, लेक्चर्स को कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को समझ आ जाएगी ना। ओके, म्यूकस के अंदर हमने फोल्ड्स के बारे में डिस्कस किया था कि सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। विलाई के बारे में हमने डिस्कस किया है, इंटेरोसाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, इसके अलावा इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, इंटेरोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया है, एपिथेलियल सेल के बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये एवरी 3 to 5 डेज में शेड होते रहते हैं और रिप्लेस हो जाती हैं होते रहते हैं। लैम्फ नोड के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने सॉलिटरी लैम्फेटिक फॉलिकल्स के बारे में डिस्कस किया कि ये 20 to 50 लार्ज लैम्फ नोड होते हैं और इनको एग्रीगेटेड पेयर पैचेस भी कहा जाता है, ये एग्रीगेटेड लैम्फेटिक फॉलिकल्स भी कहा जाता है। अब ये लैम्फेटिक टिश्यू बेसिकली होती हैं और लैम्फेटिक टिश्यू में पैक्ड डिफेंसिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही कोई एंटीजन आता है तो ये उसको इंजेस्ट करती हैं और उसको बाद में न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ओके, इसके अलावा जो पहले एक उनके बारे में डिस्कस किया है कि ये मोनोसेक्युलर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, सेम कंडीशन विद द प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो फैट्स होते हैं ये फैटी एसिड और ग्लाइसोल या ग्लाइसोल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर पेंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट हो रहे होते हैं, और ये जो पेंक्रियाटिक जूसेस हैं ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे कि ये एक्सोक्राइन पेंक्रियास से सिक्रीट हो रहे होते हैं और ड्यूडिनम के अंदर इंटर होते हैं एट दी ड्यूडिनल पेपला के ऊपर, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इंजाइम्स होती हैं जिसके अंदर ट्रिप्सन और कीमोट्रिप्सन के बारे में हमने डिस्कस किया था, और पेंक्रियाटिक जूसेस की पीएच के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ये 6 to 8 होती है। इसके अलावा इनकी जो पीएच 6 to 8 होने का मकसद भी यही होता है कि वहाँ पे जो पेंक्रियाटिक इंजाइम्स हैं जिनके अंदर अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, वो इफेक्टिवली वर्क कर सकें, राइट। इसके अलावा डाइजेशन की बात आप लोगों ने पहले कि प्रोटीन की डाइजेशन हो रही होती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो रही होती है और फैट की डाइजेशन हो रही होती है। ओके, तो अगर हम थोड़ा सा प्रोटीन की डाइजेशन के बारे में बात करें तो हम लास्ट भी डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिनोजेन होते हैं ये इनएक्टिव प्रिकर्सर्स होते हैं, और ये एक्टिवेट कैसे होते हैं, इंटेरोकाइनेज इंजाइम्स होता है जो कि माइक्रोविलाई से सिक्रीट होता है, सिक्रीट होने के बाद इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और कीमोट्रिप्सन और ट्रिप्सिनोजेन की जो एक्टिव फॉर्म है उसको ट्रिप्सन और कीमोट्रिप्सन रेस्पेक्टिवली कहा जाता है, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या करना होता है कि पॉपुलरली जो पेप्टाइड्स होते हैं उनको ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर हम केमिकल डाइजेशन विद इंटेरोसाइट्स के बारे में डिस्कस करें तो हमने ये कहा था कि जो अल्कलाइन इंटेस्टिनल जूस होता है उसकी जो पीएच होती है वो 6 to 8 होती है। ओके, अब ये जो पीएच होती है इसके अंदर जो इंटेस्टिनल कंटेंट्स होता है उसके अंदर नॉर्मली जो इंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं वो 6.5 से लेके 7.5 पीएच के ऊपर नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। अब जैसे ही ये
पेप्टाइडेजेस की फॉर्म में या लाइपेजेस की फॉर्म में या सेक्रेजेस माइल्टोजेस और लैक्टोजेस की फॉर्म में इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये उनकी मज़ीद ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनकी मज़ीद डाइजेशन कर देते हैं। लाइक अगर हम पेप्टाइडेजेस की बात करें सच एज ट्रिप्सन की, तो इसने क्या करना होता है कि पॉलीपेप्टाइड्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है और अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है। अब जो पेप्टाइडेजेस होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हो रहे होते हैं पेंक्रियाज से। अगर पेंक्रियाज के अंदर इनकी एक्टिवेशन हो जाती है तो ये ऑटोडाइजेशन ऑफ पेंक्रियाज काज कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक्टिवेट होना होता है ड्यूडिनम के अंदर, और ड्यूडिनम के अंदर इंटाइनेज इनको एक्टिवेट कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो पेप्टाइड्स होते हैं सारे, उनको अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं तो ये इंटेरोसाइट के साथ होते हैं और इंटेरोसाइट्स इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके अलावा जो लाइपेजेस होते हैं ये इमल्सिफिकेशन, फैट की इमल्सिफिकेशन करते हैं और इनको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर इनको कन्वर्ट कर देती हैं। सक्रेजेस, माल्टेजेस और लैक्टेजेस की अगर हम बात करें तो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करनी होती है बाय कन्वर्टिंग इनटू डाइसेक्राइड्स के अंदर। डेफिनेटली बेटा, बेटा आवाज़ नहीं आ रही? ओके। और जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये अगेन जब इंटेरोसाइड्स के कंटेक्ट में आएंगे तो इनकी अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती हैं। और अगर हम इंटेस्टिनल सेक्रीशंस की बात करें तो इनके अंदर वाटर वाटर होता है इंपॉर्टेंटली, और वाटर सबसे कम जो ऑब्जर्व हो रहा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा होता है। म्यूकस होता है, मिनरल साल्ट्स होते हैं, तो ये विलाई या जो इंटेरोसाइट्स होते हैं वहाँ से अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन होती है। अब्जॉर्प्शन कैसे होती है कि सेवरल प्रोसेस हो रहे होते हैं जिनके अंदर डिफ्यूजन होती है, जिनके अंदर ओस्मोसिस होती है, जिनके अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो। ओके,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उनको पीपीटी के ऊपर देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि अराउंड अबाउट 6 मीटर्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर इन द स्टोमक एंड जॉइन लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसिकल स्फिंक्टर के ऊपर ये जॉइन कर रही होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर ड्यूडिनम होता है, जुजिनम होता है और इलियम होता है। जो ड्यूडिनम होता है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जुजिनम 2.5 मीटर लॉन्ग होती है और जो इलियम होती है ये 3.5 मीटर्स इसकी लेंथ होती है। इसके अलावा सरफेस एरिया ग्रेटली इंक्रीज्ड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा, फोल्डिंग्स होती हैं जिनको विलाई और माइक्रोविलाई कहा जाते हैं। हाँ बेटा, अब क्या करें, आज कुछ इस तरह की गुड लक है हमारी। हालांकि चलें, नथिंग टू वरी, हम मंडे वाले दिन इसको अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन को हम रिपीट कर लेंगे कि जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आ रही। अगर समझ आ रही होती तो आप रिपीटेडली ये ना कहते। और जो रिकनेक्टिविटी का मसला आ रहा है, इंशाल्लाह मंडे को ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और रिकनेक्टिविटी का इशू नहीं होगा। तो हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को अगेन रिपीट कर लेंगे। ओके। फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस पहले भी किया है। अगेन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डाइसेक्राइड्स और माइनोपेप्टाइडेजेस होती हैं। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन करवा रहे होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज सरफेस एरिया होता है और एज लार्ज एज टेनिस कोर्ट एरिया जितना होता है उस तक ये इसका सरफेस एरिया होता है और ये अब्जॉर्प्शन करवा रही होती है। इसके अलावा सेक्रीशंस और मोटेलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है कि सेक्रीशंस आ रही होती हैं, इंटेस्टिनल सेक्रीशंस आ रही होती हैं और इसके अंदर मोटेलिटी होती है, मूवमेंट हो रही होती है ताकि डाइजेशन हो रही होती है। डाइजेशन में ये एक डायग्राम है, इसमें ओके बेटा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं। बेटा क्विज़ आज कंडक्ट कर लें, आज शाम में अगर आप लोग फ्री हैं तो मैं आज शाम में अपडेट कर देता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो कंफर्म कर दें। अगर कल आपने क्विज़ देना है कल भी ठीक है, कल की डेट में अपडेट हुआ है। अगर आप आज देना चाहते हो तो मैं आज अपडेट कर देता हूँ। ओके, आपस में डिस्कस करके मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा। अगर कहेंगे तो मैं आज अपडेट कर दूंगा, अदरवाइज़ कल के लिए क्विज़ अपडेटेड है। ओके, सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। ओके बेटा, आपस में आप लोग डिसाइड कर लें।